हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं मेरे छोटे भाई बहन? आशा करते हैं सभी छोटे भाई बहन प्यारे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी बोर्ड 2026 की परीक्षा से एकदम से बिल्कुल बिजी होंगे, एंगेज होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्या लेके आ चुका हूं? अब मैं लेके आ चुका हूं, बहुत दिनों के बाद क्लास आई है बायोलॉजी की। तो आज बायोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे, तो शुरू से लेकर अंत तक बायोलॉजी वाले बच्चे जुड़ेंगे। और हाँ, कमेंट में आप लोग हैशटैग बायोलॉजी भी लिख देना ताकि मैं समझ पाऊंगा कि कितने बच्चे बायोलॉजी के हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो कि जीव विज्ञान के अंदर एकदम से वायरल क्वेश्चंस होते हैं। वायरल का मतलब क्या होता है भैया जी? वायरल का मतलब ये होता है कि जैसे आप यहां पर देखो, 2008 में आया, फिर 9 में आया, फिर 10 में आया, 12 में आया, 14 में आया, 15 में आया, 16 में आया, 18 में आया, 23 में आया। मतलब ये हर साल आ रहे हैं क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस हम ढूंढ ढूंढ के आपके लिए लाए हैं, छांट छांट के लिए लाए हैं कि आप लोग इन क्वेश्चंस को तैयार कर लो। आज की क्लास में मैं सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा क्योंकि सॉल्यूशन देने के लिए क्लास बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो आज मैं केवल और केवल आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा और सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा। इसी चैनल पर मिलेगा आपको, तो पूरा सॉल्यूशन दूंगा, उसकी चिंता मत करना। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी पर, एक सेपरेट कॉपी आपने बनाई होगी, स्कूल वाली कॉपी बनाई हो, तो उसके पीछे आप ये क्वेश्चंस लिख सकते हो। ये वायरल क्वेश्चंस होते हैं और जरूर आएंगे, 100% गारंटी से आएंगे। आइए शुरू करते हैं इनको। तो हमारे पास जीव विज्ञान में पहला क्वेश्चन हमारा होगा और मैं कंप्लीट बायोलॉजी से लूंगा क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर, दो चैप्टर, पूरे होल बायोलॉजी के, कंप्लीट जीव विज्ञान के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन से हैं, अगर आप लोग बोलोगे तो डायग्राम्स भी बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास में डायग्राम्स भी डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो होता है क्या कि बहुब्रूढ़ता क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, बहुब्रूढ़ता क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितने नंबर में आता है? 1 नंबर में आएगा या 3 नंबर में आता है? अगर ये कितने प्रकार की होती करके आए तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कहीं से भी आए, बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चन नया कभी नहीं बनेगा। स्पेशली बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये अच्छा पॉइंट है। मैथ वाले बच्चे, उनको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन बायोलॉजी में कोई दिमाग नहीं लगाना। बायोलॉजी में क्या होता है, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो बार बार रिपीट होंगे यही प्रश्न, तैयार कर लो। एग्जाम के टाइम भटकोगे भाई, भटकना नहीं है, यहीं से तैयार कर लो और जुड़ जाओ इस चैनल पे। एक मन से जुड़ जाओ इस चैनल पे, तो आपको मैं मन से पढ़ाऊंगा, आपको उस लेवल तक लेके जाऊंगा। बायोलॉजी में 95 नंबर मैंने स्कोर किए हैं, तो 95 नंबर आपको दिला के रहूंगा, लेकिन मन से पढ़ाई करनी होगी, आपको डेली क्लास अटेंड करनी होगी। तो क्या होता है, बहुब्रूढ़ता क्या होती है? क्वेश्चन ये है, ये कितने प्रकार की होती है। और ये क्वेश्चन 2003 में, 8 में, 10 में, 14 में, 15 में, 16 में, 18 में बार बार रिपीट हुआ है और उसके बाद भी आया है, लेकिन यहां पर जगह कम पड़ रही है इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूं। आप समझ जाओ इस क्वेश्चन की महत्व। द्वि निषेचन को परिभाषित कीजिए। तो द्वि निषेचन एक ऐसा टॉपिक होता है जो हर साल आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और मेरा 2025 का पेपर अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें भी द्वि निषेचन आया था। कितने नंबर में? 3 मार्क्स में आया था, 3 नंबर में आया था। तो आप लोग भी इसको तैयार करोगे, 2026 में भी आएगा। क्या है? द्वि निषेचन को परिभाषित कीजिए। 2003 में आया, 4 में आया, 5 में आया, 6 में आया, 8 में आया, 10 में आया, 12 में आया, 13 में आया, 14 में आया, डॉट 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 25। मतलब 2025 तक लगातार ये आ रहा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का महत्व समझ सकते हो। उसके बाद भ्रूणपोष क्या है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो भ्रूणपोष क्या होता है इसको समझ लो, इसका महत्व क्या होता है वो समझ लो। ये 2008 में आया, 9 में आया, 10 में आया, 12 में, 14 में, 15 में, 16 में, 18 में, 23 में, इतने साल ये लगातार रिपीट हो रहा है। उसके बाद भ्रूण कोष और भ्रूणपोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं इसलिए इनके अंदर अंतर भी पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है भ्रूणकोष, इसमें होता है भ्रूणपोष। तो दोनों में सिंपल सा अंतर है, भ्रूणकोष और भ्रूणपोष, दोनों में अंतर बताना होगा। 2006 में, 10 में, 13 में, 14 में, 15 में, 18 में, 20 में, 23 में, हर साल आया है क्वेश्चन। तो इसको तैयार आप लोग कर लेना। तैयार कहां से करोगे? मैं करा दूंगा, चिंता मत करो। एग्जाम आने तक मैं दिसंबर तक ये सारे टॉपिक्स का सॉल्यूशन दे दूंगा, चिंता मत करना। सब कुछ तैयार करा दूंगा, याद करा दूंगा, ठीक है? उसके बाद एक प्रारूपी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए। मतलब फूल की संरचना, पुष्प की संरचना का वर्णन करना है हमें। 2018 में क्वेश्चन आया है, ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है? इसका ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। उसके बाद एक प्रारूपिक बीजांड का सचित्र वर्णन कीजिए। 2012 में आया, 14 में आया, 15 में आया, 19 में आया। तो एक बीजांड की संरचना आनी चाहिए आपको और उस संरचना का वर्णन करना आना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन डायग्राम वाला है, पहला क्वेश्चन डायग्राम वाला है, ये 5वां नंबर, और 6वां नंबर क्वेश्चन भी डायग्राम वाला है। इसमें क्या है, इसमें पुष्प की संरचना बनानी है, इसमें बीजांड की संरचना, पुष्प और बीजांड की। इसके अंदर फलों व बीजों का महत्व लिखिए। तो
7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि फल व बीजों का महत्व लिखिए। 2008 में 2022 में आया क्वेश्चन। तो फल क्या होते हैं? हम फल खाते हैं, आम खाते हैं, सेब खाते हैं, सब फल होते हैं। तो फल और बीज का महत्व क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल तरीके से आप ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार करेंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तरफ। छोटे भाई बहन, अब मैं दोबारा से आपके साथ लेके आ चुका हूं अपने आगे वाले क्वेश्चंस। यहां पर मैं 8वें नंबर से 17 नंबर तक के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। और हाँ, आप लोग बोलोगे कि भैया यहाँ पर आपने सन क्यों नहीं लिखा जब जब भी आया है। तो यहाँ पर मैं केवल वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो 10-10 बार रिपीट हुए हैं, 15-15 बार रिपीट हुए हैं। तो उनको यहाँ पर बोर्ड पे लिखना उनकी सन एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं सन लिखूंगा तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन की बजाय 3-4 क्वेश्चन ही आ पाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर केवल और केवल क्वेश्चन को लिखा है। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो लगभग 10 बार से 12 बार आए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर लिया है। तो हमारे पास 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मानव के शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो हमें ह्यूमन के स्पर्म का एक नामांकित चित्र आना चाहिए बनाना, और उसका वर्णन करना भी आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में। कितने मार्क्स में आता है? 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके साथ साथ हमारे पास नर जनन तंत्र भी आता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये दोनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनकी तैयारी आप लोग जरूर कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अंडाणु जनन तथा शुक्राणु जनन का वर्णन, हमें अंडाणु जनन पता होना चाहिए क्या होता है। उसके बाद शुक्राणु जनन यानी कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, दोनों के बारे में हमें अच्छे से आना चाहिए, और इन दोनों के बीच में हमें अंतर भी आना चाहिए। कभी कभी अंतर पूछ लेता है कि अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों चीज़ें आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद स्तन ग्रंथियों पर टिप्पणी लिखिए। तो मादाओं की स्तन ग्रंथियों पर टिप्पणी लिखें, इस पर भी क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सारे क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है, बार बार आए हैं। अगर मैं यहां लिखने चलूंगा तो 2 बोर्ड कम पड़ जाएंगे, इतने बार आए हैं, 10 बार, 10 से 12 बार क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है मैंने वही यहां पर लिया है, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या के नियंत्रण के उपाय लिखिए। तो जनसंख्या नियंत्रण कैसे करें, इसके उपाय का वर्णन करना है हमें, ठीक है। उसके बाद ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी से आप क्या समझते हैं, इसको बताना हमें। बायोलॉजी के अंदर याद रख लो, बायोलॉजी के अंदर कोई नया क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। सिंपल तरीके से आप तैयार कर लो, प्रश्न यहीं से बनेगा। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान, मतलब बायोलॉजी में रटने वाला सब्जेक्ट होता है, समझ में आया आपको। तो बायोलॉजी में कोई नया प्रश्न नहीं बनने वाला है, इन्हीं प्रश्न को तैयार कर लो। 80 से 85 नंबर मुट्ठी में मिल जाएंगे आपको, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूँ। ट्यूबेक्टोमी आप तैयार कर लो, वेसेक्टोमी तैयार कर लो। उसके बाद चिकित्सीय संगर्भता समापन से आप क्या समझते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इससे आप क्या समझते हैं? इसको बोलते हैं चिकित्सीय संगर्भता समापन। इस क्लास में मैं आपको केवल और केवल क्वेश्चंस बताऊंगा, लेकिन जब मैं सॉल्यूशन कराऊंगा तो आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों को, आपको किताब उठाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मेरे यहाँ से सब कुछ तैयार कर लोगे, मैं विदिन 1 घंटे के अंदर सभी का सॉल्यूशन करा दूंगा। और आपको करा दूंगा का मतलब ये नहीं कि आपको मैं बस पढ़ा दूंगा, आपको सिखा दूंगा, आपके दिमाग में बिल्कुल फिट कर दूंगा, उस लेवल का पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद चिकित्सीय संगतता समापन से आप क्या समझते हैं? उसके बाद अपूर्ण प्रभाविता से क्या मतलब है, इसका उदाहरण दीजिए। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसको बोलते हैं। उसके बाद मेंडल के 3 नियमों का वर्णन कीजिए। मेंडल कौन है? मेंडल जो है वो आनुवांशिकी के जनक हैं, हम सभी जानते हैं मेंडल के बारे में। मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, ये भी हम लोग जानते हैं। मेंडल ने कितने नियम दिए थे? मेंडल ने 3 नियम दिए थे। कौन कौन से? प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभियोजन का नियम। तो इन्होंने 3 नियम दिए थे। हम तीनों नियमों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन क्लास के अंदर जब इनका सॉल्यूशन लेके आऊंगा ना तब सिखाऊंगा। तो बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ, तब तक के लिए आप इन सभी का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हाँ मेरे छोटे भाई बहन, तो अब मैं दोबारा से डिस्कस करने वाला हूं हमारे बचे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। इसमें क्या है, इसमें 18 नंबर से लेकर हम 30 नंबर तक के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं दोबारा से बता दूं, सारे वही क्वेश्चन लेके आया हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो हर साल बोर्ड में आए हैं। बायोलॉजी वाले बच्चों की क्लास डेली क्यों नहीं आती कि आप लोगों के अंदर एनर्जी नहीं होती है। तो एनर्जी अपने अंदर लेके आओ तो मेरे अंदर खुद एनर्जी बनेगी। अगर आप लोगों के अंदर एनर्जी होगी तो मेरे अंदर अपने आप एनर्जी आ जाती है। मैं डेली क्लास लाऊंगा, अगर डेली आप लोग पढ़ोगे तो क्या होता है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम पर टिप्पणी लिखो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, उसको रोकथाम के उपाय क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है और ये कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके उपचार क्या होते हैं,
इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। उसके बाद टेस्ट क्रॉस और बैंक क्रॉस को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, बैंक क्रॉस क्या होता है, उदाहरण इनका बताना है, इनकी आपको भी अच्छे से डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। ये क्वेश्चन आएंगे, आते हैं क्वेश्चन ये बिल्कुल। उसके बाद मधुमक्खी में लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए। जो मधुमक्खी होता है, मधुमक्खी जो होती है उसके अंदर लिंग का निर्धारण कैसे होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे आप मानवों में जाते हैं, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में आपको पता है, वैसा ही आपको मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। मधुमक्खी में लिंग निर्धारण का वर्णन। उसके बाद डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो हमारे पास डीएनए होता है, डायोक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, दोनों के बीच में मुख्य अंतर क्या होता है? कम से कम 5 अंतर आपको तैयार होने चाहिए। 5 अंतर तैयार कर लो, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो मुझे बताओ, मैं आपको तैयार करा दूंगा, ठीक है। 5 अंतर तैयार कर लेना, ठीक है, मैं करा दूंगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर टिप्पणी कीजिए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होती है इसके बारे में पता कर लेना, और इसका एक अनुप्रयोग क्या होता है वो भी बता दूंगा। जब सॉल्यूशन लेके आऊंगा तो मैं 1 बाय 1 सॉल्यूशन कराऊंगा, 10-10 करके सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर भी टिप्पणी होनी चाहिए पता। आनुवांशिक कूट क्या होता है, आनुवांशिक कूट, जेनेटिक कोड क्या होता है, इसकी 4 विशेषताएं लिखो। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का, कि आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी 4 विशेषताएं लिखिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए। मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, और 3 नंबर या 5 नंबर में आएगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसके बाद ह्यूगो डी व्रीज का उत्परिवर्तन सिद्धांत। ह्यूगो डी व्रीज कौन है? वैज्ञानिक हैं, इनको उत्परिवर्तनवाद का पितामह कहते हैं। तो ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। अब ये सिद्धांत क्या होता है आपको क्लास में बताऊंगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। उसके बाद स्टैनले मिरर का प्रयोग पर टिप्पणी लिखिए। स्टैनले मिरर कौन है? ये एक वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने जो प्रकृति थी हमारी, उसका जो विकास हो रहा था उसके संबंध में इन्होंने अपना एक प्रयोग किया, जिसको बोलते हैं स्टैनले मिरर का प्रयोग, जो कि आपको मैं बताऊंगा क्लास के एंड जब होगी क्लास, उसके बाद जब मैं सॉल्यूशन लेके आऊंगा इस चीज का, तो सॉल्यूशन में बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आसान तरीके से। इसमें डायग्राम भी होता है, तो डायग्राम भी तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद लैमार्कवाद और डार्विनवाद पर टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूं कि लैमार्कवाद और डार्विनवाद 2026 में छप चुका है, तो क्या आप विश्वास करोगे? करो या ना करो, मैं आपको बता दूं भाई या मेरी बहनें, ये क्वेश्चन आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। 2025 में नहीं आया है, लैमार्कवाद और डार्विनवाद पे क्वेश्चन आएगा, ये तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, मतलब सक्रिय प्रतिरक्षा और अक्रिय प्रतिरक्षा पर टिप्पणी लिखना आपको आना चाहिए। दोनों के बीच में अंतर भी आना चाहिए, अंतर भी पूछा जाता है कभी कभी। उसके बाद एड्स और कैंसर के बारे में पता होना चाहिए। एड्स कैसे होता है, कैंसर कैसे होता है, एड्स का उपाय क्या है, कैंसर का उपाय क्या है, इन दोनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है, ठीक है। उसके बाद मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का योगदान, ये शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का योगदान, ये क्वेश्चन है। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो और कहीं पर इसको लिख के चिपका लो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, इसको बोर्ड पे लिखना मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, फिर भी मैं लिख रहा हूं, तो एक लाइक जरूर बनता है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं अपने आगे वाले और क्वेश्चंस की तरफ। हाँ मेरे बायोलॉजी वाले भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग? अब दोबारा से मैं डिस्कस करूंगा 31 नंबर से लेकर 40 नंबर तक के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं रियल बता रहा हूं, इतनी टफ मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए, इतनी मेहनत कर रहा हूं कि आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार कर पाएं, अपना सपना पूरा कर पाएं। तो आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज एक लाइक करके मेरी मेहनत को थोड़ा मुझे मोटिवेट करो अंदर से, ताकि मैं और मेहनत कर सकूं और आप लोग भी और मेहनत कर सकें इसके लिए। तो बायोगैस संयंत्र पर टिप्पणी लिखो। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया भी है। बायोगैस संयंत्र, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो टॉपिक है हमारा, वहां से ये लिया गया है कि बायोगैस संयंत्र पर टिप्पणी लिखिए। तो बायोगैस संयंत्र पर टिप्पणी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद प्राथमिक और द्वितीयक बाह्यतमल में अंतर बताओ। तो प्राथमिक बाह्यतमल और द्वितीयक बाह्यतमल, इन दोनों के अंदर हमें अंतर स्पष्ट करना है। अंतर वाले क्वेश्चंस स्पेशली बायोलॉजी के अंदर बहुत आते हैं, बायोलॉजी के अंदर आते हैं, केमिस्ट्री के अंदर भी आते हैं। तो बायोलॉजी के अंदर तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, अंतर वाले क्वेश्चन, डायग्राम वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो मैं करा दूंगा, चिंता मत करना इसकी, ठीक है। उसके बाद बायोरिएक्टर की संरचना व सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। तो बायोगैस क्या होता है, उसके बाद बायोरिएक्टर की संरचना व सिद्धांत का वर्णन करना है। बायोगैस संयंत्र हमें करना है, इसमें भी हमें चित्र बनाना आना चाहिए। और चित्र कैसे बताऊंगा, अगर आप लोग बोलोगे भैया कि मुझे आप मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र बता दो, तो आपको मैं अपने जो मेरे बायोलॉजी के अंदर मेरे मोस्ट इंपोर्टेंट चित्र हैं, वो सारे चित्र आपके साथ बताऊंगा ही नहीं,
यहां पर लिख लिख के समझाऊंगा कि कैसे बनाने हैं चित्र, चित्र बनाना सिखाऊंगा, बताऊंगा नहीं, चित्र बनाना सिखाऊंगा कैसे चित्र बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बायोरिएक्टर की संरचना और सिद्धांत का वर्णन कीजिए। इसमें भी चित्र होता है, एक छोटा सा चित्र बना दिया करो। मेरे हिसाब से बायोलॉजी में नंबर स्कोर करने का एक तरीका यही होता है, चित्र बनाना। चित्र बनाना सीखो, दबा के चित्र बनाना सीखो, और चित्र कैसे बनाए जाते हैं मैं सिखा दूंगा, क्योंकि बड़ा भैया यहां पर क्यों खड़ा है, आपको जो चीज ना आए मैं बताऊंगा। ठीक है, उसकी चिंता मत करो। आनुवांशिक अभियांत्रिकी के 4 उपयोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, साल दर साल बोर्ड में आता है ये। जीन चिकित्सा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण दीजिए। तो जीन थेरेपी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके उदाहरण क्या हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं वो भी सिखाऊंगा। उसके बाद जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर वाला क्वेश्चन फिर आ गया कि जन्म दर क्या होता है, मतलब प्रति वर्ष में एक निश्चित क्षेत्र में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या जन्म दर, और प्रति समय में मतलब प्रति क्षेत्रफल में निश्चित समय में मरने वाले लोगों की संख्या मृत्यु दर। तो जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताना होगा हमें, तो जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर बताना होगा हमें। परजीवता और सहभोजता में अंतर, तो परजीवता क्या होती है, सहभोजता क्या होती है, इन दोनों के बीच में अंतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं रियल बता रहा हूं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में बता रहा हूं यहां पे, और जो आने वाले हैं, जो आने लायक क्वेश्चन है। उसके बाद खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, और इसके साथ साथ आपको तैयार करना है इन दोनों के बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर। ठीक है, उसके बाद जैव विविधता के तप्त स्थल क्या होते हैं, मतलब जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्या होते हैं। क्वेश्चन कितने परसेंट बनेगा यहां से, क्वेश्चन यहां से बनेगा 100%। ये क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि ये 10 सालों से लगातार आ रहा है, 10 साल से लगातार आ रहा है, एक भी साल स्किप नहीं हुआ इस क्वेश्चन में। तो आप नहीं मानते हो, PYQ उठा के देख लो जाके, 10 साल से फ्रिक्वेंटली आ रहा है क्वेश्चन। तो जैव विविधता के तप्त स्थल क्या है, उदाहरण दीजिए। याद रखना, ये क्वेश्चंस आप लोग गलती से भी स्किप नहीं करोगे, ठीक है, और इनको नोट डाउन करके किसी कॉपी में आप लोग लिख लोगे, और सॉल्यूशन मैं लेके आऊंगा, जल्दी लेके आऊंगा सॉल्यूशन, जल्दी करा दूंगा सॉल्यूशन। ठीक है, आपके एग्जाम तक मैं आपको इस लेवल का तैयार करा दूंगा ना, बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आपको नया नहीं लगेगा। ये लगेगा कि मैं पहले कर चुका हूं ये क्वेश्चन, आप ये लगोगे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, आप बिल्कुल आसान तरीके से क्वेश्चन को कर पाओगे। उस लेवल का आपकी तैयारी करा दूंगा कि आप लोग खुद बोलोगे, जब पेपर दोगे ना तब बोलोगे आप लोग। स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण का में अंतर बताना है, और अंतर के साथ साथ आप इन दोनों की परिभाषा याद कर लेना, और दो उदाहरण याद कर लेना, मैं सब बता रहा हूं। इसमें स्वस्थानीय संरक्षण क्या होता है मैं बताऊंगा, इसका उदाहरण भी बताऊंगा आपको, 2 उदाहरण। उसके बाद बाह्य स्थानीय संरक्षण और इसके 2 उदाहरण, और इन दोनों के बीच में अंतर पता करना चाहिए। आइए आप इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और मैं बढ़ता हूं एंडिंग की तरफ। तो क्लास यहां पर हमारी एंड होने वाली है। तो कैसी लगी आज इस बायोलॉजी की क्लास में, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि भैया आज की क्लास कैसी लगी। उसके हिसाब से अगर मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा तो मैं आपके लिए बायोलॉजी की और ज़्यादा क्लासेस लेके आऊँगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप ये बताना मत भूलिएगा कि क्या मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट